हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अभी बघेल जीएस का टीचर। आपको कल अर्थशास्त्र की फर्स्ट क्लास मैंने पढ़ा दी थी। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। आज हम लोग अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बच्चों फर्स्ट क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। अब सेकंड क्लास, आज अर्थशास्त्र की हम सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। अब सेकंड क्लास में क्या है बच्चों, वो आप देखते जाएं। अब मैं आपको क्या है कि मैंने बता चुका था यूपीएससी के लेवल का नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपको ऐसे फैक्ट दूँ जो कि पेपर में आप जब भी पेपर खोलें तो आपको पेपर में वो रखे मिले। और इतना विश्वास दिलाता हूँ, और आप बच्चों आपको विश्वास भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अभी पहली बार हमारे पास आए हो। आशा करता हूँ आप लोग विश्वास करोगे। तो आप लोग चलो आगे देखें। आज अर्थशास्त्र पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अब अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था देख लीजिए। अर्थव्यवस्था बच्चों मार्कर की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आ जाएगा आपका अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को बच्चों कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को बच्चों 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब बच्चों आपको डाउट होगा कि सर ने बता दिया कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, लेकिन सर ने ये नहीं बताया कि प्राथमिक क्षेत्र में होता क्या है, द्वितीय क्षेत्र में होता क्या है और तृतीय क्षेत्र में होता क्या है। तो बच्चों वो भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। आप पहले ऐसे कर ले, नोट डाउन भी करते जाएं, करना हो नहीं तो बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके या बाद में दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हो। अभी आप लोग समझते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। अब प्राथमिक में क्या होता है बच्चों? प्राथमिक में आ जाएगा आपका कृषि, पशुपालन। मोस्ट पॉइंट देखते जाएं, बाकी तो फिर पेपरों में इतना आप लोग समझ। कृषि पशुपालन आ जाएगा आपका, ठीक है ना। आपका प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? कृषि पशुपालन, ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? विद्युत आदि आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आ जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा आपका सेवा, बैंकिंग, ठीक है ना। सेवा, बैंकिंग आदि आ जाएगा। और आप देख लीजिए गैस, ये आपका द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। अब फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक में कृषि पशुपालन आ जाएगा, द्वितीय में विद्युत गैस और भी होते हैं आदि, तृतीय क्षेत्र सेवा, बैंकिंग, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे हम चलते हैं। एडम स्मिथ को बच्चों, इसे मैं पहुँचूँ, आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो। अर्थव्यवस्था, ठीक है ना बच्चों। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? जनक, ऐसे बनाते हैं जनक। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे आप नोट डाउन करते जाएं। तो अब आप सुनिए, मैं आपको बता दूं, थोड़ी परिभाषा आप देखते जाएं। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र को कल्याण का शास्त्र कहा था। किसने कहा था? अमर्त्य सेन ने। ये आप लोग लिखते भी जाएं, अमर्त्य सेन है ना। इन्होंने क्या कहा था? भारतीय अर्थशास्त्र का कल्याण को शास्त्र कहा है। अर्थशास्त्र को कल्याण का शास्त्र किसने कहा है? कल्याण का शास्त्र, ठीक है ना। एक अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र को कल्याण का शास्त्र कहा था, ठीक है ना। उद्देश्य नागरिक के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाना, इनका उद्देश्य था। किसका? अमर्त्य सेन का था, नागरिक के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना। अब आ जाएगा आपका इसके अलावा एक अर्थशास्त्री और है, मैं आपको बता दूं, मार्शल ने भी अर्थशास्त्र को कल्याण का शास्त्र कहा था। 2 अर्थशास्त्री ऐसे, एक अमर्त्य सेन हो गए पहले और एक हो गए मार्शल, ठीक है ना। ये दोनों अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और मार्शल, दोनों अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को किसका? कल्याण का शास्त्र कहा, ठीक है ना बच्चों। समझ चुके हो गए आप, आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब आप आते हैं, चलो आगे और चलते हैं बच्चों। नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि हमारा टारगेट बैच है, इसलिए थोड़ा जल्दी भी करना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गया आपका स्वामित्व।
स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, कितने क्षेत्रों में? ठीक है, इसे आप नोट डाउन करते हैं। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आप समझ लीजिए। पूंजीवादी, ठीक है ना, स्वामित्व के आधार पर। समाजवादी, और एक हो गया आपकी मिश्रित। अभी बच्चों देखते जाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, यहाँ पर भी अर्थव्यवस्था। अब आप एक बार और देख लें, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो बच्चों एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब बच्चों आपके मन में डाउट होगा कि सर ने ये बता दिया कि 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, तो अब ये पूंजीवादी होता क्या है, समाजवादी होता क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है? तो बच्चों वो भी मैं आपका डाउट करता हूँ। पूंजीवादी, इसमें आपको बता दूं मैं, इसमें निजी स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व। जैसे कि अमेरिका, आप लोगों को देखो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखना, अगर पूंजीवादी में पूंजीवादी मतलब कौन सा देश अधिकतर पूंजीवादी क्षेत्र से जुड़ा है, तो वो हो जाएगा आपका अमेरिका, ठीक है ना। और अब आ गया आपका समाजवादी, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र आ जाएगा, इसमें अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों में होती है, ठीक है ना। ये हो गया आपका सार्वजनिक। मिश्रित में आ जाएगा आपका निजी के भी हाथ में होता है और वो सार्वजनिक क्षेत्र, ये दोनों प्लस कर दिए जाएं तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में होता है, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बच्चों ये भी आप देख लीजिए जल्दी, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी निजी स्वामित्व, समाजवादी सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों में, मिश्रित माने निजी और सार्वजनिक दोनों के हाथ में होता है। बच्चों नोट डाउन करते जाए जल्दी से जल्दी। अब अर्थव्यवस्था को 2 अन्य क्षेत्रों में बांटा गया है, आगे भी देखते जाए। अर्थव्यवस्था को 2 अन्य क्षेत्रों में बांटा गया है, अन्य क्षेत्र बांटा गया है। अब बच्चों क्रियल है वो तो डाउट तो होगा कि सर ने लिख लिया 2 क्षेत्रों में बांटा गया, 2 क्षेत्र हैं कौन से, तो हाँ, तो देख लिए 2 क्षेत्र वो ये हैं। अर्थव्यवस्था को 2 अन्य क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र है बंद अर्थव्यवस्था, दूसरा हो जाएगा आपका खुली अर्थव्यवस्था। बच्चों बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में लिख जा रहा हूँ, आप लोग बस ओनली देखते जाएं और माइंड में क्लिक होता जाएगा। ये मैं आपको विवादक से कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका है वो मैं बिल्कुल अलग पढ़ाता जा रहा हूँ। क्योंकि बच्चों पहले मैं 10 दिन दिल्ली रहा हूँ, 10 दिन पहले मैंने दिल्ली भी स्टडी की, मैंने ग्वालियर भी पढ़ा, और आप बोलो तो भोपाल भी मैं 1 मंथ रहा लगभग, और अभी मैं फ़िलहाल इंदौर में हूँ। लेकिन मैं इंदौर का मटेरियल आपको कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने जो दिल्ली में स्टडी से सीखा है बच्चों, तो मैंने वो सीखा है, वही मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। मेरा मकसद है कि आप लोगों तक मेरे द्वारा जो पढ़ा गया वो अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुँच सके, और मैं वही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो आप देखते जाएँ। अर्थव्यवस्था को 2 अन्य क्षेत्रों में बांटा गया है, बंद खुली। तो अब दिमाग में क्लिक कर लीजिए ये बात कि 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, एक तो बंद अर्थव्यवस्था हो गई, एक आपकी खुली अर्थव्यवस्था हो गई। अब बंद अर्थव्यवस्था में क्या आएगा, बंद अर्थव्यवस्था 1990 सन याद कर लीजिए आप। 1990 से पहले हमारे देश की, भारत की, कौन से देश की बच्चों, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए 1990 सन याद कर लीजिए। इस सन से पहले जो 1989 थी, 1988 थी, इससे पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी। ये बंद अर्थव्यवस्था यानी अन्य देशों के साथ आयात निर्यात ना होता हो, देश का देश में ही आयात निर्यात होता हो।
विश्व के किसी भी देश के साथ व्यापार ना होता हो उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। जो 1990 से पहले जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या आ जाएगी? खुली अर्थव्यवस्था जो 1990, बच्चों जी 1990 सन याद कर लीजिएगा। 1990 के बाद भारत, हमारे देश की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था कहलाने लगी, क्योंकि विश्व के अनेक देशों के साथ जब हमारे देश पर 1990 में जो आर्थिक संकट आया था, उसके बाद 1990 के बाद भारत में खुली अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई, जिससे 1990 के बाद खुली अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से पहल की गई और उसे माना भी गया, जिसमें आप देखते होंगे तभी से जो आर्थिक स्थिति हमारी मतलब जो नीचे स्तर पर जा रही थी तभी से हमारी थोड़ी उठी, जिससे हमारा देश आर्थिक खस्ता हालात में जो हो देने वाला था उससे उभर चुका। तो 1990 के बाद जो खुली अर्थव्यवस्था का प्लान बनाया था उसके तहत हमारा देश आर्थिक स्थिति जो खंडर में जा पहुंचा था उससे उभर चुका था। ठीक है ना बच्चों? तो आपको आ गया हुआ बंद अर्थव्यवस्था यानी जो अन्य देश, मोटी मोटी बात मैं आपको बता दूं, बंद अर्थव्यवस्था यानी विश्व के अनेक देशों के साथ व्यापार ना हुआ हो, तो देश के देश में ही होता हो। और खुली अर्थव्यवस्था मतलब विश्व के अन्य देशों के साथ जो व्यापार हुआ हो उसे आप खुली अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? आ गया होगा आपको समझ लो, नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है ना? चलो हो गया बच्चों नोट डाउन? चलो थैंक यू बच्चों, नोट डाउन करते जाएं। तो ना कर सकते जो बच्चों तो बाद में भी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड मिलेगी। आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे कि अन्य बच्चों के पास भी हमारा पूरा मटेरियल कंटेंट पहुँच सके। ठीक है ना बच्चों? चलो अब 1990 के बाद 1990 मैंने अभी बताया था, 1990 के बाद हमारे देश में, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। बच्चों देख लीजिए 1990 के बाद भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को प्राथमिकता दी गई। ठीक है ना? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसे अपन बोल सकते हैं CPG। ठीक है ना? चलो अब आपको ये समझा दूं मैं। चलो इसे देख ले बच्चों, इसे मैं आपको समझा दूं। देखिए उदारीकरण, उदारीकरण पहले अपन समझते हैं उदारीकरण। तो उदारीकरण देख लीजिए, उदारीकरण, ठीक है ना? उदारीकरण देख लीजिए। चलो उदारीकरण आप लोग नोट डाउन करते जाएं। इसका अर्थ है सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव कर उन्हें पहले से अधिक सरल, पारदर्शी, उदार बना लिया, जिससे कि विदेश में जो लाइसेंस, राज परमिट आदि को हटा दिया गया, सभी कार्य एक खिड़की पर होना शुरू हो गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह से आप रूबरू परिचित होंगे। भारत में उदारीकरण का जनक कहा जाता है। बच्चों ये मोस्ट पॉइंट है, उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? उदारीकरण का जनक, है ना? उदारीकरण जनक, जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उस टाइम वित्त मंत्री थे। ठीक है ना? वित्त मंत्री, फिर बाद में 10 साल के लिए यूपीए सरकार में ये प्रधानमंत्री भी रहे। इन्हें उदारीकरण का जनक कहा जाता है। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 1991 कब बच्चों? 1991 में देश के वित्त मंत्री को अपनाया गया। इस समय देश के पीएम नरसिम्हा राव थे। उस समय ये वित्त मंत्री थे। और पीएम कौन थे बच्चों? पीएम कौन थे? पीएम थे आपके पीएम नरसिम्हा राव। ठीक है ना? नरसिम्हा राव, ठीक है ना? पीएम थे नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ठीक है? तो बच्चों उदारीकरण आपको मोटी मोटी भाषा में समझा। उदारीकरण मतलब किसी भी चीज़ को परमिट, लाइसेंस आदि जो प्रक्रिया होती है हमको लाइसेंस लेने में, जैसे अभी कोई दुकान की परमिशन लेने जाओ या कोई अपन उद्योग फैक्ट्री खोलते हैं या कोई कंपनी शोरूम खोलते हैं, तो उसकी परमिशन जो लेनी पड़ती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो लेनी पड़ती है उसकी परमिशन, तो उसे उदारीकरण बना दिया। अच्छा, परमिशन लेने में ज़्यादा
आपको परेशानियों का सामना पहले जो जितना करना पड़ना, एक ऑफिस जाओ फिर ये ऑफिस जाओ, फिर ये बोलता था वो सब वहाँ जाओ, वो सर के पास जाओ, उसे सबको हटा दिया गया। बस एक खिड़की बना दी कि इस जगह पे आपको परमिशन मिल जाएगी, मतलब पूरा सरल सिस्टम कर दिया गया, इसलिए इसे उदारीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। अब आगे आ जाएगा आपका निजीकरण, प्राइवेटेशन। अब आपको समझ लीजिए निजीकरण, ठीक है ना, निजीकरण, निजीकरण, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, निजीकरण। अब निजीकरण बच्चों, निजीकरण यानी जो उद्योग फैक्ट्रियां, जैसे अभी वर्तमान समय में आपको पता हो हमारी मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सी कंपनियां, मतलब उद्योग फैक्ट्री जो सरकारी थी उन्हें प्राइवेट लोगों के हाथों में, उद्योगपतियों के हाथों में सौंप दिया गया, तो वही हुआ निजीकरण। 1990 के बाद निजीकरण यानी कि जो सरकारी कंपनी थी तो उन्हें सरकार द्वारा सही से चालन नहीं कर पा रही थी जो सरकार, तो उसे निजीकरण के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है ना, जैसे कि अभी देश में हुआ है, ठीक है, और जिससे कि उद्योग पुनर्जीवित हो सकें, जो उद्योग में जो सरकार को हानि झेलनी पड़ रही थी उसे सरकार द्वारा निजी हाथों में सौंप दिया गया, जिससे कि फिर से उद्योग हमारे पुनर्जीवित हो सके और फिर से देश हमारी एक पटरी पर आ जा सके, फिर से आर्थिक स्थिति जो खस्ता हो चुकी थी देश में उससे उबर चुके, तो निजीकरण हो गया आपका। अब आ जाएगा आपका वैश्वीकरण, 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 वैश्वीकरण है, इसका मतलब होता है संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व एक छत के नीचे आ गया, तो उसे कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में और आप समझ सकते हैं सभी देशों की अर्थव्यवस्था, सभी देशों की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों को इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया गया। पहले क्या है कि हम लोग 1900 पहले से इतना नहीं जुड़े थे एक दूसरे देशों से, लेकिन वैश्वीकरण जैसा ही हमारे देश में आया। उसके बाद इंटरनेट के माध्यम से अनेक देशों का एक दूसरे से संपर्क बढ़ा, तो एक दूसरे देशों अपने परिचित में आए, और जिससे कि वैश्वीकरण द्वारा जुड़ते गए देश, तो हम लोगों को जानकारी भी मिलती गई, जानकारी मिलती गई, तो हर क्षेत्र की जानकारी मिली, उद्योग निर्माण फैक्ट्री, तो संपूर्ण विश्व एक छत के नीचे आ गया और उसे इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ दिया गया। तो बच्चों आपको आ गया होगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये आपके तीनों हो गए। अब अर्थव्यवस्था को बच्चों आप लोगों ने ये देख लिया होगा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों टारगेट बैच है इसलिए थोड़ा जल्दी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जल्दी नहीं है बच्चों, आप लोग इसे समझते जाएंगे, और मैं समझा उस तरीके से रहा हूँ। मैंने बोला है, मैंने दिल्ली भी पहले 10 दिन क्लास ली थी, तो दिल्ली से मैं आ गया था। मैं दिल्ली ओनली इसलिए गया था कि जो एक्सपीरियंस है तो दिल्ली का वो आप लोगों को मैं दे सकूं। मैंने भोपाल भी 30 दिन रहा, तो 30 दिन में मैंने भोपाल में क्या पढ़ा वो आपको दूंगा। मैं ग्वालियर भी 6 मंथ रहा, तो ग्वालियर में मैंने क्या पढ़ा है ना, तो मैं वो आपको दूंगा। और अभी फिलहाल 1 वर्ष से इंदौर में हूँ, तो इंदौर में क्या पढ़ा वो मैं ये 3 जगह का आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और 1 वर्ष अभी इंदौर में हूँ, तो वहाँ पे मैं कुछ और तैयारी कर रहा हूँ, तो वो भी मटेरियल आपको देता जाऊँगा। लेकिन अभी जो मैंने दिल्ली में सीखा, जो पढ़ाई का एक मेन हब सेंटर कहा जाता है दिल्ली, वो आपको प्रोवाइड पूरा लाइव क्लास द्वारा मैं बताऊंगा। बस आप लोग विश्वास करिएगा, एक बार विश्वास कीजिएगा हमारा दिल जीतने का, और हम आपका दिल जरूर जीत लेंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अर्थव्यवस्था को 2 अन्य भागों में और बांटा गया है, तो उसकी बात कर लेते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था को 2 अन्य भागों में और बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को 2 अन्य भागों में और बांटा गया है, और बांटा गया है, ठीक है ना, इसे आप लिख सकते हैं। एक हो जाएगा आपका विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। एक हो जाएगा आपका अर्थविकसित, ठीक है, अर्थविकसित या विकासशील, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था को 2 अन्य क्षेत्रों में और बांटा गया है, नोट डाउन करते जाएं, विकसित अर्थव्यवस्था और अल्पविकसित अर्थव्यवस्था। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, विकसित अर्थव्यवस्था, इसमें
विकसित अर्थव्यवस्था में इसमें प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, शिक्षा, चिकित्सा आदि उन्नत व्यवस्था में हो। विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें आप देखते जाएं विकसित अर्थव्यवस्था में इसमें चिकित्सा है ना, शिक्षा, सेवा क्षेत्र, ठीक है ना, और भी कुछ भी हो जो देश में चल रहा हो वो उन्नत मतलब उन्नत व्यवस्था में हो, उसे अपन विकसित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। अल्प विकसित व्यवस्था किसे बोलेंगे इसमें। और विकसित अर्थव्यवस्था में आपके आ जाएंगे क्या, विकसित अर्थव्यवस्था में देश कौन से आ जाएंगे, आपका अमेरिका, अमेरिका से तो आप लोग रूबरू होंगे, अमेरिका आ जाएगा, आपका जापान आ जाएगा, और भी आ जाएंगे, ब्रिटेन आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएंगे आपके विकसित अर्थव्यवस्था। अब अपन बात कर लेते हैं सेकंड की बात कर लेते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जो विकसित अर्थव्यवस्था से नीचे हो। अब बात कर लेते हैं इसकी अल्प विकसित यानी विकासशील अर्थव्यवस्था, जो विकसित अर्थव्यवस्था से नीचे हो उसे अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि हम अपने देश, हमारा देश भारत है ना, तो वो दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा, किसमें, दूसरे पॉइंट मतलब अल्प विकसित में, तो भारत आ जाएगा इसमें, और आपका चीन आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार और समझा दूँ आपको जल्दी से, हमारा टाइम हो गया। देखो, अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में और बांटा गया, विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था मतलब चिकित्सा, शिक्षा, उन्नत क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदि उन्नत अर्थव्यवस्था में हो। जैसे कि देश कौन से आ जाएंगे इसमें, अमेरिका, चीन। और दूसरा आ जाएगा आपका अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था, इसमें विकसित अर्थव्यवस्था से जो नीचे मान होगा उसे अपन बोलेंगे अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था, इसमें आ जाएगी भारत, चीन। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बताना चाहता हूँ। बच्चों देखिए, आज का समय है वो बहुत ही संकट का समय है।